हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। आज हम लोग अपने वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 का वन शॉर्ट वीडियो करेंगे जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है। उसका हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो को के आखिरी तक और पूरा एकदम जोश खरोश के साथ जो है हम लोग पूरे सेल को कंप्लीट करेंगे। सेल चैप्टर को जो है आप देख पा रहे हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, पूरे सेल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वन शॉट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग तो पूरे सेल चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल, उसके बाद देखेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, जितना भी सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज है उसको करेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी को देखेंगे, सेल थ्योरी क्या है। फिर करेंगे सेल द डिफरेंट शेप कैसा है, साइज कैसा है और नंबर कैसा है, उसको करेंगे। उसके बाद सेल का डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर के वैक्यूल्स तक जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में करेंगे। और लास्ट में जो है हम लोग सेल डिवीजन टॉपिक को कवर करेंगे। तो इतना सारा हम लोग अपने वीडियो में पूरा टॉपिक को सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल है क्या? तो सेल जो है आपका ये रिमोट की बैटरी में रखने वाला सेल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो सेल से बना होता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं कि हर सब्सटेंस जो है वो एटम्स से बना होता है, उसी तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जीव है, सजीव है, उसका बॉडी सेल से बना होता है। इसलिए सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को ही कहते हैं और सेल ही स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे एक एक ईंट को जोड़ करके एक पूरी इमारत, एक पूरी बिल्डिंग खड़ी की जाती है, उसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो इन छोटे छोटे एक एक सेल को से जोड़ करके उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर बना है। चाहे एक छोटा चींटी हो, चाहे एक बहुत बड़ा हाथी हो, चाहे हम लोग ह्यूमन बींग हैं, सबके शरीर में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट सेल है। इसी से हमारा स्ट्रक्चर बना है और यही हमारा फंक्शन भी करता है, यही हमको फंक्शनल बनाता है। इसीलिए लिखा हुआ है सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ all the living organism. Cell is the structural, functional and biological unit of all living organism. Cell structural unit है, functional unit है हर living organism का। The overall यानी entire functioning of living organism, पूरा बॉडी जो फंक्शन करता है, हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जंप लगाते हैं, सांस लेते हैं और जो भी वर्क हम करते हैं अपने बॉडी के द्वारा वो सेल के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। द ओवरऑल इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। देयरफॉर सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए उसको फंडामेंटल यूनिट कहा गया है। वही काम करता है, वही स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। जैसे बिल्डिंग की इकाई ईंट है, उसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक न एक सेल जरूर है, इसीलिए वो उसका फंडामेंटल यूनिट है। ए सेल कैन रेप्लिकेट कॉपी इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन भी आता है व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय सेल, सो सेल इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इंडिपेंडेंटली सेल काम करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अगर वो अपनी माँ के गर्भ में जैसे एक बच्चे का भ्रूण विकसित होता है यानी उसका जाइगोट बनता है, वो एक सिंगल सेल का होता है जाइगोट, और यही सेल रेप्लिकेट करता है यानी डिवाइड करता है तो 2 सेल बनाता है, 2 सेल डिवाइड करता है तो 4 सेल बनाता है। स्लोली एंड स्टीडली
वो डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करते जाता है, और डिवाइड करते करते उसमें बहुत सारे सेल जुड़ते जुड़ते मिलियंस ऑफ सेल बनती हैं। वो एक एक ईंट की तरह वो जुड़ते जुड़ते और उस पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। वो एक प्यारा सा लड़का या लड़की अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न होकर जन्म लेता है, और वो सेल ही स्ट्रक्चर बना के उसको फंक्शनल बनाता है। इसी तरह से ये जाइगोट डिवाइड करके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, एक सिंगल सेल है, और ये रेप्लिकेट करके अपने आप को रेप्लिकेट करके, जैसे वो हम लोग देखेंगे कैसे सेल डिवाइड करता है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से डिवाइड करता है और एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। हेंस इट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और सेल जो है, टिश्यू सेल जो है एक सिंगल यूनिट है, और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ जुड़ते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, दे फॉर्म्स द टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और बहुत यहाँ पर आप मैं दिखला रहा हूँ आपको कि बहुत सारे सेल्स जुड़ करके टिश्यू बनाया है, और बहुत सारे टिश्यू अलग अलग, एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू ये हो गया, एक ग्रुप ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर हो गया, उससे ऑर्गन्स बनता है। ये जैसे हमने लिखा कि ये लीवर है, यहाँ पर 10, 20, 50, 100 बहुत सारे सेल्स जुड़ गए, टिश्यू बन गया, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उससे एक ऑर्गन बना। ये स्टमक है, ये यहाँ पर भी बहुत सारी सेल्स है जो टिश्यू है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू है उससे ऑर्गन्स बना है। तो टिश्यू से बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलने से टिश्यू बनता है, और टिश्यू आपस में जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, एक ये टिश्यू, एक ये टिश्यू, तो उससे ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डीएस लिखा है, ये मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सीएस यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आरएस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिल करके एक ह्यूमन बना, एक ऑर्गेनिज्म बना। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली बिकम एन ऑर्गेनिज्म। तो cell is the fundamental unit of life, is the building blocks of life, is the structure and functional unit of life. This is all about introduction to cell. अब आगे हम लोग देखते हैं डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा था, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सेल की डिस्कवरी से जुड़ी हुई जो रोचक बातें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. सेल को सबसे पहले जो डिस्कवरी करने वाले थे वो थे रॉबर्ट हुक 1665 में, बट इट वाज अ डेड सेल, क्योंकि उन्होंने प्लांट के पार्ट से उसको अलग कर लिया था, निकाल लिया था। सो इट वाज अ डेड सेल एंड टेकन बाय द रॉबर्ट हुक फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। पेड़ की छाल से उन्होंने निकाला था हिस्सा, और उसको फिर अपने द्वारा खुद का बनाया हुआ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था इन 1665 में, जो कि एक लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे रूम की जैसा उनको दिखलाई पड़ा था, या मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे घर जैसे होते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर उनको दिखा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने सेल। बट द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल वॉज अ डेड सेल। वह एक मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। और द बार्क ऑफ ट्री को हम लोग कॉर्क बोलते हैं, उसको कॉर्क कहा जाता है, उसी को लेकर के उन्होंने डिस्कवरी किया था। उसके बाद जो लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ था वो एंटोनी वॉन लीवनहुक ने किया था इन 1674 में। Anthony von Leeuwenhoek in 1674 discovered a living cell. He also discovered protozoa and bacteria. जो प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम है, बहुत सारे बैक्टीरिया, उनका डिस्कवरी भी एंटोनी वॉन लीवनहुक ने ही किया था। बैक्टीरिया की खोज, आपसे कोई पूछता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो आप बताइए कि एंटोनी वॉन लीवनहुक ने किया था, और लीवनहुक ने ही एक लिविंग सेल का खोज किया था 1674 में। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद सिलेडन इन 1838 इज अ बॉटनिस्ट, एक वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे, एंड स्वान इज अ जूलॉजिस्ट, वो जंतु शास्त्र के थे, डिस्कवर्ड और प्रोपोज्ड द सेल थ्योरी।
कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले, देने वाले सिलेडन एंड स्वान थे 1838-39 में, और उन्होंने प्रपोज किया था सेल थ्योरी। प्रुकिंजी एक और वैज्ञानिक हुए, इन 1839 डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म इन द सेल, द फ्लूइड कंटेंट, द लिक्विड पार्ट that is the living content of the cell is called protoplasm। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी द्रव भरा रहता है, जो सेल को जिंदा बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिस ऑफ द लाइफ, BASIS, बेसिस ऑफ द लाइफ, जीवन का आधार है, जीवन देने वाला प्रोटोप्लाज्म है। इसका डिस्कवरी प्रुकिंजे ने 1839 में किया था। उसके बाद इन 1855 में, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक्सपेंड किया था सेल थ्योरी को, या मॉडिफाई किया था। जो सिलेडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी ओरिजिनल शुरू में जो दिया था, उसमें एक और पॉइंट, एक और एक्सप्लेनेशन मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इन 1940 नॉल एंड रुस्का RUSK बिल्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उन्होंने बहुत ही हाईली मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रुस्का ने बनाया, जिसकी मदद से दैट मेड विजिबल द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स पॉसिबल ऑर्गेनल्स। आज जो हम इस सेल के बारे में स्टडी करते हैं और उसके एक एक पार्ट को, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स को देख पाते हैं, हाईली मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय नॉल एंड रुस्का। इन 1940 में उन्होंने बनाया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उससे सेल का स्टडी करना और भी आसान होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। आगे हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को जैसा हमने बताया प्रपोज किया था या प्रतिपादित किया था सिलेडन एंड स्वान ने। उसमें 2 पॉइंट था ओरिजिनल में, शुरू में। पहला पॉइंट बताता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में सेल से ही बना है, सेल है, उसके बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। सो सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जैसे सिलेडन ने कहा, बॉटनी वाले उन्होंने कहा कि सारे प्लांट जो है क्या बॉडी में सेल है, सारे प्लांट का बॉडी जो है सेल से बना है। और स्वान जो जूलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि सारे एनिमल का सेल जो है वो एनिमल का बॉडी जो है वो सेल से बना है। यानी सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये पहला पॉइंट था सेल थ्योरी। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ 1 or more सेल्स। कहता है कि अगर उनके बॉडी में सेल है तभी वो लिविंग है, तो उसके अंदर या तो एक या एक से अधिक सेल होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तो ये ओरिजिनल में 2 पॉइंट जो है वो सिलेडन एंड स्वान ने दिया था कि द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ 1 or more सेल्स एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। और तीसरा पॉइंट जो सेल थ्योरी का कहता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट इज एक्सपेंडेड बाय विर्चो। विर्चो ने कहा ठीक है, आपका बात हम मानते हैं सिलेडन का कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी कंपोज है सेल से। स्वान का भी बात आप सिलेडन स्वान का मानते हैं कि या तो अगर बॉडी सेल जो लिविंग के बॉडी में है उसमें एक या एक से अधिक सेल होगा, लेकिन जो भी सेल बनेगा वो पहले के द्वारा बने हुए प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करके आएगा। बाय डिवाइडिंग और बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी से ही न्यू सेल अराइज होगा, या एवरी सेल अराइज और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट इज गिवन बाय एक्सपेंडेड बाय विर्चो। तो इस तरह से सेल थ्योरी में 3 पॉइंट थे। अब आगे देखते हैं हम लोग सेल में सेल का साइज कैसा है, सेल कितने नंबर में होगा उसमें, यानी कितनी संख्या होगी, कितना नंबर होगा, और सेल का शेप कैसा होता है। तो अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ सेल, तो सेल का साइज बहुत छोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है सेल। हम लोग ऐसे उसको नंगी आंख से, नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल विच इज ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर, म्यूएम, माइक्रोमीटर आप देखते हैं म्यूएम लिखा हुआ रहता है, माइक्रोमीटर उसका फुल फॉर्म होता है, इन डायमीटर एंड इज अ बैक्टीरियल सेल। जो सबसे छोटा सेल होता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, उसको आप मान के चलिए कि नहीं के बराबर है, तो जस्ट एक साइज हम लोग दे रहे हैं 0.2202 माइक्रोमीटर है सिर्फ। टू द वेरी लार्ज सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, जो कि 17 सेंटीमीटर का है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है।
तो सेल का साइज अलग अलग होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा। छोटा, सबसे छोटा जो होता है स्मॉलेस्ट सेल एक बैक्टीरिया का होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, इज अ बैक्टीरियल सेल, और उसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसमें सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ में, बैक्टीरियल सेल में। लार्जेस्ट सेल की अगर हम लोग बात करें तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है जो कि 17 सेंटीमीटर का है। लॉन्गेस्ट सेल, लंबाई में अगर हम लोग बात करें तो हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले नर्व सेल और न्यूरॉन सेल है, उसको नर्व सेल और न्यूरॉन सेल बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जो ह्यूमन ब्रेन में पाई जाती हैं, सो प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। सो नर्व सेल और न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, लंबा सबसे ज्यादा होता है, 1 मीटर तक लंबाई हो सकता है। अब उसके बाद है नंबर ऑफ सेल की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक सेल हो। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दैट इज ओनली वन सेल, देन इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक सेल हो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे यूनि का मतलब वन, सेलुलर मीन्स सेल। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, उसमें बैक्टीरिया में एक ही सेल है, एक ही सेल का वो बना ही होता है, यूनिसेलुलर है। फिर प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना, ये सब भी एक सेल का होता है। प्रोटोजोआ भी बहुत सा है। तो ये यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हुए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें कि द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल के अलावा जितना भी सेल जिसके बॉडी में होगा एक से ज्यादा, उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, और एक सेल वाले को यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर माने सेल, यानी जिसके शरीर में बहुत ज्यादा सेल है, एक से ज्यादा सेल है, वो मल्टी सेलुलर है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सारे प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, सारे प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, हम लोग भी मल्टी सेलुलर हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ सेल्स। आगे देखते हैं हम लोग शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल जो है, सेल तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक होता है, हम लोग उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, उसका शेप और साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम लोग बात करें सेल के शेप का तो ये डिपेंड करता है कि सेल कैसा फंक्शन करता है, बॉडी के किस रीजन में होता है, उसके आधार पर उसका शेप डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ अलग अलग डिफरेंट शेप को देख पा रहे हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अमीबा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया जो होता है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, इनका शेप जो होता है सेल का वो बदलते रहता है। फिर पिगमेंट सेल है एंड व्हाइट ब्लड सेल्स फ्रीक्वेंटली चेंज दियर शेप, वो इरेगुलर शेप का होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जबकि कुछ सेल जो होती है उनका शेप फिक्स होता है। सेल्स विथ फिक्स शेप कैन बी ओवल और स्फेरिकल, जैसा कि ओवम सेल को आप देख पा रहे हैं। ये फीमेल बॉडी का जो ओवम सेल है, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में होता है। ये जो है वो इसका शेप ओवल आकार का होता है, स्फेरिकल होता है। स्पिंडल लाइक और इलोंगेटेड जो होता है वो मसल फाइबर का, मसल सेल्स का होता है, वो स्पिंडल शेप होता है, हंसुआ के आकार का, स्पिंडल शेप, इलोंगेटेड, लंबा भी होता है। मसल सेल्स, मसल्स में जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग ब्रांच्ड जो है स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल्स का, लॉन्गेस्ट सेल होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है, ब्रांच और लॉन्ग, लंबा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉब्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वह स्पर्म सेल का होता है, बाइकॉन्केव जो है रेड ब्लड सेल्स होता है। तो डिफरेंट शेप जो है वो सेल का अलग अलग होता है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, शेप, साइज एंड नंबर देख लिया, अब आगे करते हैं सेल स्ट्रक्चर। एक बेसिक सेल है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका एक बॉडीगार्ड, और उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पीएम और सीएम। सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स होता है। यहाँ पर इसको समझिए कि सबसे पहले एक सेल का आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड पीएम ऑब्लिक सीएम, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द बॉडी गार्ड ऑफ द सेल विच प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, दैट इज प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी में प्रेजेंट होता है।
सेल मेम्ब्रेन, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये एक होता है। उसके बाद जो है इसके चारों तरफ एक जेड प्लस की सिक्योरिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, बिकॉज एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए वो अपने आप जहां भी कहीं भी जा सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो मूव कर सकता है, उसमें मूवमेंट हो सकता है। लेकिन प्लांट जो है एक जगह स्थिर रहता है, उसको नेचर ने ऐसा प्रोवाइड किया कि रिजिड टफ एक जेड प्लस की सिक्योरिटी, एक बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी बाहर से बॉडीगार्ड के अलावा एक दिया है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल ओनली, और एनिमल सेल में आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है सेल के अंदर जो होता है एक न्यूक्लियस होता है जो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का पूरा ब्रेन है, खोपड़ी है। आदमी को कंट्रोल कौन करता है? उसका दिमाग। उसी तरह सेल को कंट्रोल कौन करता है? उसका ब्रेन, उसका दिमाग, यानी न्यूक्लियस। जो एनिमल सेल में तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल के केस में वो थोड़ा आउटर पुश होता है क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, तो थोड़ा साइड में रहता है न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद जो है इसमें ये भी हम लोगों ने लिखा, सेल वॉल लिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा, न्यूक्लियस भी कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, व्हिच इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जो सेल को लिविंग बना रहा है, साइटोप्लाज्म उसका। और लिविंग कंटेंट उसका सेल मेम्ब्रेन है, लिविंग कंटेंट उसका न्यूक्लियस है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम होता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बिकॉज हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन डाइजेस्ट होता है। उसी तरह सेल के अंदर भी बहुत सारे काम करने होते हैं जिसको अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज के माध्यम से सेल जो है वो कंप्लीट करवाता है। सो these are many specialized membrane bound structure present in the cytoplasm of the cell. प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में। ये सेल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल व्हिच सेपरेट्स सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, जो सेल के कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, जो सेल को लिविंग बनाता है, एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और ये लिपिड यानी फैट और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और इट इज द लिविंग कंपोनेंट व्हिच सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, एंड इट इज द बॉडीगार्ड ऑफ द सेल व्हिच गिव्स अ प्रॉपर शेप टू द सेल। सेल को एक आकार दे रहा है, बाहर से घेरे हुए है, ये उसका आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये लिविंग है और ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको क्यों बोलते हैं? व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? एसपीएम है, सेमी परमिएबल नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको बोल रहे हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव एंट्री करवाता है, बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। कुछ मटेरियल को आने देता है, कुछ मटेरियल को जाने देता है। ये सेलेक्टिव है, इसीलिए प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द सम मटेरियल्स। मूवमेंट यहां दो बार इसको हटा दीजिए, मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक CO2 and O2 को डिफ्यूजन करता है, इन आउट करने देता है, उसको सेल के अंदर भी जहां से वहां जा सकता है, एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके आगे करेंगे सेल वॉल। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी लगता है हमको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर से लोअर की तरफ जाना पड़ता है, इसलिए एनर्जी दे के भेजना पड़ता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ए स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, तो इट इज अ फास्ट मूवमेंट। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, पैसिवली जो है वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, एंड द एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम पंप। जब आयन का एक्सचेंज होता है तो वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन को पहले देखते हैं। डिफ्यूजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, आइदर इट मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और आयंस, किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी सबस्टांसेस का मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जबकि इसमें जो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वन सबस्टांस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ द अदर सबस्टांस, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। दोनों का मॉलिक्यूल्स जो होता है, या चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आयंस हो, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी का भी हो सकता है। जबकि ऑस्मोसिस में द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का इसमें मूवमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट molecules through a semi-permeable membrane from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. Diffusion में higher concentration से lower concentration की तरफ movement तो होता ही है, लेकिन उसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगता डिफ्यूजन में। लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। ये दो तरह का होता है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में सेल के अंदर पानी आता है, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट इंटर इनटू द सेल, और सेल के अंदर वाटर जाने के कारण सेल फुल जाता है। एंड द एंडोस्मोसिस उसको बोलते हैं सेल स्वेल सब। जैसे हम लोग किसमिस को पानी में डालते हैं, चना को डालते हैं, वो फुल जाता है, यानी सेल के अंदर पानी चला जाता है, तो वो प्रोसेस है एंडोस्मोसिस। सेल जो है और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, उसके जरिए इंटर कर जाता है उसके मेम्ब्रेन के जरिए, और सेल स्वेल कर जाता है एंडोस्मोसिस होने के कारण। एक्सोस्मोसिस में द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मूव आउट फ्रॉम द सेल, सेल से पानी जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। एक्सोस्मोसिस में सेल का साइज छोटा हो जाता है पानी निकलने के कारण। आप ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा मान लीजिए सेल है, तो सेल के इस जगह पर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन है, O2 है, और इस जगह पर कम है, तो इसका यहाँ से यहाँ जब मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। वो कहलाएगा डिफ्यूजन, डिफ्यूज कर गया यहाँ पर। लेकिन जब मान लीजिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सेल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पर है, और इस जगह ऑक्सीजन बहुत कम है, तो जब ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाएगा थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के जरिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। एक मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम हो चाहे सेल मेम्ब्रेन हो। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए जब अंदर से बाहर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर में ज़्यादा है तो अंदर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूव कर रहा है, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए कर रहा है, इसलिए ऑस्मोसिस है। यहाँ पर ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये एक डिफ्यूजन है। इसमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं
डिफ्यूजन इधर है, इधर ऑस्मोसिस लिखे हैं। दोनों एक ही तरह का प्रोसेस है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। और भी थोड़ा जो डिफरेंस है वो 6 पॉइंट में हम लोग क्लियर कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन जो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, पार्टिकल लगातार हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जबकि ऑस्मोसिस में हम लोग बात करें तो यहाँ भी इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, यहाँ कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस मूवमेंट कर जाएगा। इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ होना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन तीनों में हो सकता है। Whereas in case of osmosis, it occurs in liquids only, सिर्फ वाटर मीडियम में होता है। No membrane separation is required for diffusion। डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। जबकि ऑस्मोसिस के लिए इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस के लिए चाहिए। The flow of substances takes place in all direction। किधर भी डिफ्यूज कर जाएगा, इधर उधर कहीं भी आपका चला जाएगा, पार्टिकल जो है डिफ्यूजन में डिफ्यूज कर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन इन ऑल डायरेक्शन। Whereas in case of osmosis, the flow of substances takes place in one direction only। ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। Water is not necessary for movement इन केस ऑफ डिफ्यूजन। वाटर का ही रहना जरूरी नहीं है, गैस भी कर सकता है डिफ्यूज। जैसे गैस का शीशी अगर हम किसी कमरे में खोलते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है, एक जगह खोलने के बाद भी वो डिफ्यूज कर जाता है। वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, किसी का भी करेगा। वाटर इज नॉट नेसेसरी। वेयर इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर इज द मेन सॉल्वेंट दैट मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ वाटर ही मेनली मूव करता है हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अगर वो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा सब्सटेंस का तो नेचुरल तरीके से जो एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जबकि ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप और वी कैन रिवर्स इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। जबकि हम लोग ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। इट कैन बी स्टॉप, उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये हम लोग अभी तक किया। उसके बाद जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन है वो 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। यानी सॉल्यूशन में यहाँ पर हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आइसोटोनिक मतलब इक्वल, और हाइपर का मतलब होता है कम। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। कम के सेंस में यहाँ मतलब ये है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर बहुत कम होता है, उसमें जो सॉल्वेंट है वाटर इज वेरी लेस। मान लीजिए ग्लास में आपने 1 चम्मच पानी लिया और 5 चम्मच उसमें चीनी यानी सॉलिड को मिला दिया, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच पानी दोनों बराबर है। जबकि हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने 5 चम्मच जो है पानी लिया या 6 चम्मच पानी लिया, वाटर इज वेरी हाई, और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच ही चीनी डाला, वेयर इज द शुगर इज वेरी लेस, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर बहुत कम है और सॉल्यूट का मात्रा शुगर इज वेरी हाई। यहाँ है लिखा हुआ सॉल्यूशन का कंपोजिशन, इसमें दोनों बराबर होता है और इसमें शुगर का मात्रा बहुत कम होता है, वाटर इज वेरी हाई। सॉल्वेंट इज वेरी हाई, सॉल्वेंट में वाटर इज वेरी लेस। अगर ऐसे सॉल्यूशन में वाटर बहुत कम वाले सॉल्यूशन में, अगर वाटर बहुत कम वाले सॉल्यूशन में यहाँ पर जो है आपका इस सॉल्यूशन में बहुत कम पानी है और चीनी इतना ज़्यादा आपने डाला है, इसमें हमने किसी सेल को डाल दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर जो है बहुत कम है, तो सेल के अंदर का जो भी पानी है वो इससे बाहर आ जाएगा।
द वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, वहाँ पर बहुत पानी बहुत कम है और सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर ज़्यादा हो गया, कुछ भी है तो थोड़ा इससे ज़्यादा है क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर पानी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो सेल का पानी जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। हायर वाटर इन सेल, सेल में ज़्यादा है, सॉल्यूशन में तो बहुत कम है, हाइपरटोनिक है, तो वहाँ से पानी जो है मूव कर जाएगा। द वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द सॉल्यूशन एंड द वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल, सेल से पानी निकल जाएगा, सेल का पानी सारा जो ज़्यादा है वो सॉल्यूशन में बहुत कम पानी होने के कारण उसके तरफ मूव कर जाएगा एंड देन द सेल विल श्रिंक, और सेल का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल है और यहाँ देखिए कि सेल बहुत बड़ा हो गया है। आइसोटोनिक में इक्वल सॉल्यूट इक्वल सॉल्वेंट होने के कारण नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा एंड देयर विल बी नो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल साइज विल बी नॉर्मल, सेल का आकार में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, पानी इधर उधर से कहीं से आना जाना नहीं करेगा, बराबर पानी है, दोनों में एक एक चम्मच पानी एक चम्मच चीनी आपने मिलाया है, बराबर है, तो वाटर का कोई मूवमेंट नहीं है, नेट मूवमेंट जीरो है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का आकार भी में कोई बढ़ोतरी कोई कमी नहीं होता, वो नॉर्मल साइज का रहता है। जबकि इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर ही पानी बहुत ज़्यादा है, यानी हमारा वो उल्टा केस हो गया, वहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी बहुत ही कम था, नहीं के बराबर था। अब यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर तो बहुत पानी है, तो सॉल्यूशन का पानी सेल के अंदर जाएगा, उल्टा हो गया, सेल के अंदर पानी बहुत कम है। वाटर इज वेरी हाई इन सॉल्वेंट, जिसमें हमने सेल को रखा उसमें पानी बहुत ज़्यादा, सेल के अंदर पानी है भी, फिर भी उस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है, वो कंडीशन उलट गया, 5 से 6 चम्मच वाला पानी आप रख दिया और एक ही चम्मच उसमें चीनी है, चीनी बहुत कम है, तो पानी ज़्यादा होने के कारण जो है सॉल्यूशन से सेल के अंदर पानी आएगा। लेस वाटर इन सेल है लेस कंपैरेटिवली टू द सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है, तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो सॉल्यूशन से सेल के अंदर होगा, सो वाटर मूव्स इनसाइड द सेल के अंदर आएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन में ज़्यादा पानी होने के कारण, हाइपोटोनिक होने के कारण वहाँ का पानी उस सेल के अंदर जाएगा और सेल का आकार जो है वो अब सेल पानी लेने के कारण फूल जाएगा। और हम लोग जैसे पानी डालते हैं चना को डालते हैं, तो चना को बहुत ज़्यादा पानी में डालते हैं फूलने के लिए, तो उस सॉल्यूशन का पानी हाइपोटोनिक है, उसमें बहुत ज़्यादा है, और वहाँ सेल जो है हमारा वो छोटा सा सेल या चना हम लोग जो भी डाला उसका पानी जो है वो सॉल्यूशन का पानी ज़्यादा होने का उस सेल के अंदर जाएगा और इंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, वहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल वाटर को गेन करेगा और चना बहुत बड़ा साइज का हो जाएगा, फूल जाएगा, किशमिश बहुत बड़े साइज का हो जाएगा, रेसिन्स जो होता है रेसिन वो फूल जाएंगे एंड द साइज ऑफ द सेल विल स्वेल्स अप, फूल जाएगा एंड दैट इज व्हेन वी पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सेल का आकार बहुत बड़ा हो गया, वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है तो वाटर यहाँ से निकल के सेल के अंदर चल जाएगा, सेल पानी लेके सेल का आकार बढ़ जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन के अंदर हाइपरटोनिक में बहुत कम पानी था तो वो जो पानी था वो सेल का ही पानी निकल के सॉल्यूशन में चला गया, तो सेल ने अपना सारा पानी निकाल के उसका आकार छोटा हो गया, हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाएगा। हाइपोटोनिक याद रखिए हिपोपोटामस के जैसा, हाइपोपोटामस, तो उसमें सेल के जैसे पोटामस मोटा होता है तो सेल भी मोटा हो जाएगा। हिपोपोटामस गेंडा बहुत मोटा होता है तो सेल हाइपोटोनिक है, हाइपो सेल पानी जो है वो लेकर के बहुत हिपोपोटामस की जैसा मोटा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और उसके उल्टा तो आपका हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाएगा, आइसोटोनिक में नॉर्मल रहेगा। टॉपिक जो हमारा है वो है सेल वॉल। सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल वॉल क्या होता है? ये Z+ सिक्योरिटी होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है और फंजाई में भी सेल वॉल होता है। इन 3 जगह पर Z+ की सिक्योरिटी होती है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए, Z+ सिक्योरिटी देने के लिए बॉडीगार्ड एक अलग तरह का होता है प्लांट्स में सेल वॉल के रूप में, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक जगह फिक्स रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। बैक्टीरिया भी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होने पर, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए उसके बॉडी में भी सेल वॉल होता है।
तो सेल वॉल का क्या काम है और किस किसका बना ये देखते हैं। तो सेल वॉल इट इज अ नॉन लिविंग, एक ऊपर से डेड कवरिंग जेड प्लस सिक्योरिटी के रूप में प्लांट को दिया गया है या बैक्टीरिया या फंगस को दिया गया है। सो इट इज अ नॉन लिविंग मीन्स डेड, रिजिड बहुत टफ है, बहुत कठोर है, रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ये होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर रहता है, उसके बाहर जेड प्लस सिक्योरिटी के रूप में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, फंगस में भी और बैक्टीरियल सेल में भी। तो सेल वॉल बाहर से प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और ये सेलुलोज यानी लकड़ी का बना होता है, काट का मजबूती रहता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, प्लांट के सेल को, और ये सेलुलोज का मिलके बना होता है सेल वॉल जो है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल अगर हम लोग बात करें तो सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी, टफनेस हो जाता है तो उसको रिजिड बनाता है टू द प्लांट सेल एंड प्रोवाइड्स प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल्स टू रेसिस्ट, और उस टिकाऊ हो सके, वो रह सके, अपने आप को मजबूती से रख सके, एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, उसको फटने से भी बचाता है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन सेल स्वेल्स अप। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जाती है यानी जहां पानी का बहुत अधिक मात्रा रहता है वहां सेल को पानी बाहर से अंदर आता है, सेल पानी गेन करती है तो फूलने लगता है। सेल जब फूलने लगती है तो वो फट न जाए, इससे बचाने के लिए टफ और रिजिड हार्ड कवरिंग है जेड प्लस सिक्योरिटी का सेल वॉल का, जो उसको ब्रस्ट होने से बचाता है बैक्टीरियल, फंगस और प्लांट सेल को। दूसरा काम है इसका सेल एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये सेल वॉल के जरिए, बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए अंदर आएगा वाटर, लीडिंग टू स्वेलिंग, खुल जाएगा, स्वेल्स अप, एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, और सेल वॉल पर प्रेशर जाएगा, सेल वॉल उसको झेलेगा, उसको सिक्योरिटी देगा। सेल वॉल कैन इंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, और बहुत ज्यादा चेंज होता है तो हम लोग क्या, जाड़ा होगा तो जाड़े के दिनों के लिए गर्म कपड़े पहन लेंगे, गर्मी लगेगी तो एसी कूलर पंखे चला लेंगे, इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर लेंगे। लेकिन ग्रेटर चेंज, प्लांट तो फिक्स है, उसके पास तो कोई उस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस ग्रेटर चेंज में, इन्वायरमेंटल चेंज में अपने आप को सेफ रख सके, इंड्योर कर सके, इसके लिए सेल वॉल उसको प्रोवाइड करता है। सेल वॉल कैन इंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, और एनिमल सेल के तुलना में वो अपने आप को एडजस्टमेंट ज्यादा कर सकता है सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण। तो ये सेल वॉल का फंक्शन था। उसके बाद एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, जो प्लांट सेल से ही रिलेटेड है, इसीलिए यहां इसको बताया गया है। प्लांट सेल में द प्रोसेस इन विच, पहले इसको डिफाइन करो फिर समझ लेंगे यहाँ डायग्राम के माध्यम से। द प्रोसेस इन विच लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, लिविंग प्लांट सेल अपना पानी निकालने के बाद सिकुड़ जाता है एंड मूव्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल से वो दूर चला आता है उसका सारा कंटेंट, उसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यही लिखा हुआ, द प्रोसेस इन विच लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए पानी बाहर निकाल देगा, एंड विच रिजल्ट्स इन श्रिंकेज, तो सेल का आकार छोटा हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट्स, पूरा कंटेंट भी छोटा हो जाएगा पानी निकलने के कारण, अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, और सेल का कंटेंट जो है वो सेल वॉल से दूर हो जाएगा, एंड उसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। यहाँ का देख रहे हैं एक नॉर्मल सेल है, लिविंग प्लांट सेल है, नॉर्मल है, इस तरह का इसका कंटेंट है, बाहर में ये सेल वॉल भी है, आप देख रहे हैं प्रेजेंट है यहाँ पर ये सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और ये अंदर में ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल सेल में ऐसा होता है, लेकिन जब ये प्लाज्मोलाइज कर जाती है, जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चला जाता है, जहां पर कि जो है ये अपना वाटर को लूज कर देता है, यानी इट लूजेस इज व्हाट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा, तो जहां पर पानी बहुत कम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसका पानी पूरा निकल जाएगा, और ये अपना पूरा पानी निकालने के कारण इसका पूरा कंटेंट जो है, सेल का कंटेंट जो है, ये सेल वॉल से दूर हो जाता है, एंड इफ द सेल कंटेंट मूव्स अवे फ्रॉम द सेल, सेल वॉल यहाँ है और कहाँ ये सारा कंटेंट मूव करके सिकुड़ करके सेल श्रिंकेज, results in shrinkage of cell contents away from the cell wall, cell content moves away from the cell, cell wall से बहुत दूर हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।
ये प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया, उसमें सेल अपना पानी निकाल करके लूज करके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर वहाँ का पानी बाहर चला जाता है और सेल का आकार श्रिंक करके उसका सारा कंटेंट जो है वो सेल वॉल से दूर चला जाता है एंड दैट इज कॉल्ड सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड। सेल प्लाज्मोलाइज हो गई है, उसको प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे प्रोसेस को। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ सेल का कंटेंट जो है वो सेल के प्लांट सेल के सेल वॉल से बहुत दूर चला गया, इधर से भी इधर से भी, और ये एक तरह से जाकर सिकुड़ गया, श्रिंक कर गया, सेल सिकुड़ गया, चपटा हो गया और सेल वॉल से सेल कंटेंट दूर चला गया। इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि सेल वॉल जो है वो 3 ही जगह प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है और ये सेलुलोज का मिलकर बना है। नेम सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये लिखा हुआ है। मटेरियल बाय विच मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे बना है तो प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज से बना है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन नाम का जो है सब्सटेंस से बना है, ये भी लिपिड ही है तो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना है। उसके बाद है फंजाई का सेल जो है वो में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगस के सेल में भी, फंजाई में भी, और उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, किटिन भी बोलते हैं इसको, चिटिन, चिटिन CHITIN, काइटिन। और नेक्स्ट जो है आपका है एनिमल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है तो बना किससे है ये भी नहीं होगा, और फंगस के बाला में होता है तो उसका काइटिन का बना है। वायरस में भी सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल्स और वायरस में नहीं होता है, इसलिए किसी भी चीज का वो बना ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है तो बनने की बात ही नहीं है, ये दोनों में सेल वॉल नहीं होता है। बाकी प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में सेल वॉल होता है। प्लांट का सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, और फंगस का सेल जो होता है फंजाई का, ब्रेड मोल एगेरिकस ये सब का, वो काइटिन का बना होता है, मशरूम ये सब का काइटिन का बना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियस। सेल स्ट्रक्चर में अगला टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग प्लूरल में न्यूक्लियाई बोलते हैं। प्लूरल जब न्यूक्लियस होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस जब होगा तो उसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस जैसा आपको पता है कि ये सेल का ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, यहां हमने लिखा है न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के ओवरऑल फंक्शन को कंट्रोल करता है, मेन कंपोनेंट है। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट कंस्पिक्यूअस, बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोस्ट कंस्पिक्यूअस जटिल संरचना है। सेल के अंदर सबसे बड़े आकार का जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनलीज जिसको हम बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट कंस्पिक्यूअस एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनलीज ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली है और इट इज ए स्फेरिकल, गोल होता है, मोर और लेस गोल ही होता है, स्फेरिकल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल जब भी आप देखेंगे तो उसका न्यूक्लियस बिल्कुल केंद्रक नाम ही है, केंद्र में रहता है, सेंटर ऑफ द एनिमल सेल एंड पुश टू वन साइड। लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा किनारे हो जाता है, पुश टू वन साइड इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। ऐसा है कि वैक्यूल आगे पढ़ेंगे हम लोग, सेल ऑर्गेनली है जो कि स्टोरेज का काम करता है। वो प्लांट सेल में 50 से 90% तक स्पेस एक वैक्यूल ले सकता है। तो वैक्यूल का बड़ा साइज होने के कारण जो है वो न्यूक्लियस को जगह कम मिलता है, तो वो केंद्र में, सेंटर में न रह करके प्लांट सेल के केस में वो थोड़ा साइड वाइज पुस्ट रहता है। हम लोग प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस में एक पॉइंट ये भी लिखते हैं कि न्यूक्लियस इज पुस्ट साइड वाइज और साइड में रहता है, नॉट इन सेंटर। तो पुस्ट इन वन साइड in plant cell due to presence of a large vacuole. Nucleus controls all the activities of the cell. सेल के सारे एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट इज ऑल्सो कैरियर ऑफ हेरिडिटरी, दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि इसके अंदर डीएनए होता है क्रोमोजोम के रूप में, इंटरवाइन क्रोमेटिन मटेरियल जो आप यहाँ डायग्राम में बताएंगे, वो डीएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो अनुवांशिक गुण है माता पिता से जो संतान को जाता है, विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर चाइल्ड और दियर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसी हेरिडिटरी कैरेक्टर का ये वाहक है, कैरियर है, ये डीएनए को रखता है। तो इसीलिए लिखा गया है इट इज ऑल्सो कैरियर ऑफ हेरिडिटरी
genetic information, hence it is known as the brain of the cell. सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को पास आउट करता है पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन को, और जिससे सेल के कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, उसके चरित्र को, उसके बिहेवियर को, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, इसलिए ये ब्रेन ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, जितने भी हम लोग प्लांट एनिमल के सेल हैं उन सभी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। सम सेल्स लाइक आरबीसी इन मैमल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल है वो मैच्योरिटी के समय जब वो पूरे विकसित हो जाते हैं तो आपको अपना न्यूक्लियस खो देते हैं। क्यों खो देते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। तो कह रहा है बट इन सम सेल्स लाइक आरबीसी इन मैमल्स, रेड ब्लड सेल्स जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर जो होती है, हमारे मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, स्तनधारी प्राणी जिसमें हम लोग हैं, गाय है, भैंस है, सभी जानवर जो हैं, व्हेल्स है, मैमल्स में जो आते हैं। तो मैमल्स का जो आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होता है, भोजन बनाने वाले उसके टिश्यू के अंदर, तो में कंटेन्स न्यूक्लियस, सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स एंड आरबीसी इन मैमल्स कंटेन्स न्यूक्लियस इन यंग स्टेज। जब सेल यंग रहता है शुरू में तो न्यूक्लियस रखता है, बट इट लूजेस व्हेन सेल अटेन्स मैच्योरिटी, बट उसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है जब सेल मैच्योरिटी को अटेन्स करता है। मैच्योरिटी को जब प्राप्त करता है, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है। शुरू के स्टेज में, अर्ली स्टेज में, यंग स्टेज में न्यूक्लियस रहता है। आरबीसी ऑफ मैमल्स क्यों हो जाता है गायब? क्योंकि आरबीसी ऑफ मैमल्स जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का रेड पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, उसको एक्वायर करने के लिए आरबीसी के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो हट जाता है मैच्योरिटी होने पर, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाल रंग का जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन उसमें रहता है, जिसके कारण हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन ज्यादा वो रख सके, उसको स्पेस मिल सके, इसीलिए आरबीसी ऑफ मैमल्स, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है जनरली देयर इज वन न्यूक्लियस इन अ सेल, एक सेल के अंतर्गत देयर इज वन न्यूक्लियस इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में जनरली प्राय एक न्यूक्लियस होता है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही होगा फिक्स, कुछ बात नहीं है। बट दिस में नंबर में वेरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल के काम करने और उसके लोकेशन के आधार पर उसमें न्यूक्लियस की संख्या अधिक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकता है न्यूक्लियस डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। तो इट में वेरी, अंतर आ सकता है। इट में भी तीन प्रकार का है। एक है यूनिन्यूक्लिएट, एक तो पहला जिसमें सिर्फ एक ही सेल होगा, उसको हम लोग यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं, यानी द सेल्स विथ अ सिंगल न्यूक्लियस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, वो यूनिन्यूक्लिएट सेल होती है। अधिकांश सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट ये बाई न्यूक्लिएट भी सेल्स होती है। कुछ बहुत सारी सेल्स ऐसे भी होती हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं, और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे जो शरीर का सैनिक है, हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम बनाती है, उन व्हाइट ब्लड सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है, तो वहां पर दो न्यूक्लियस होता है। सेल्स विथ टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बाई न्यूक्लिएट, उनको हम लोग बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, जिनके सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होता है, टू न्यूक्लियस वाला को बाई न्यूक्लिएट बोलते हैं। और एक होता है मल्टी न्यूक्लिएट, जब दो से ज्यादा हो जाएगा यानी मेनी हो जाएगा। तो सेल्स विथ मेनी न्यूक्लियाई, सेल्स विथ टू न्यूक्लियाई, जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियस अगर ज्यादा होगा तो उसको प्लूरल में न्यूक्लियाई बोलेंगे, तो सेल्स विथ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बाई न्यूक्लिएट, एंड सेल्स विथ मेनी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट, उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। ये टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट आएगा, यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, कुछ सेल्स को भी हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो टिपिकली न्यूक्लियस हैज फॉलोइंग 4 पार्ट्स, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा रहता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड फ्लूइड जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस का द्रव। और इसमें एक इंटरवाइंड किया हुआ बहुत सारा धागे के नुमा एक दूसरे में लपेटी हुई आकृति होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं।
तो ऐसे ऐसे 4 जो है इसमें स्ट्रक्चर है जो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल है और एक यहाँ पर न्यूक्लियर पोर भी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारा होता है, न्यूक्लियस इज बाउंड बाय 2 लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 लेयर का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेली है ये डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड भरा रहता है जो इसको एक तरह से प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बीच के में द्रव भी भरा हुआ रहता है, पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड भी भरा रहता है। तो ये हमारा एनएम है, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इट हैज न्यूक्लियर पोर्स, इसके आसपास आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल पोर्स है जो न्यूक्लियर पोर्स है। और कहता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर 1000 से 10,000 तक न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमोसोम भी यहां से निकल करके जाएगा, इसलिए इसको ट्रांसफर करने की जो भी मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है और साइटोप्लाज्म के अंदर है उसका अंदर बाहर होने के लिए न्यूक्लियर पोर होता है। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इट इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन मटेरियल, ये 4 चीज जो है उसमें न्यूक्लियोलस देखिए यहां पर, ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि स्फेरिकल है, लेकिन कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। हमने कोई लेयर यहां पर एकदम कंसिस्टेंट नहीं बनाया है एकदम पूरा कि पता चले कि यहां से यहां तक है। ये एक छोटा स्ट्रक्चर है, छोटा तो है ये भी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियोलस इज रिच इन rRNA। यहां माइंड आउट कीजिए, rRNA बोल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सामान्य तौर पर किताब पे आपको RNA लिखेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। यह है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, लेकिन इसमें rRNA, RNA 3 प्रकार का होता है। राइबोजोमल RNA जो राइबोजोम के निर्माण में मदद करता है, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोजोम कहते हैं न्यूक्लियोलस को, क्योंकि उसमें rRNA और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और राइबोजोम की मदद से वो आरएनए की मदद से, प्रोटीन और आरएनए की मदद से वो राइबोजोम का निर्माण करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है हमको। सेल ऑर्गेनेली भी है एक अलग से राइबोजोम। उस राइबोजोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियोलस कंटेंस और रिच इन rRNA, राइबोजोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड, rRNA, tRNA एंड mRNA। 3 प्रकार का आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये 2 जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए यानी आपका जो है वो तो न्यूक्लियस के बाहर में चारों तरफ से इंटरवाइंड जो है, यही आगे चल के अभी बताएंगे हम कि ये क्रोमोसोम और डीएनए का रूप लेता है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए रहता है। तो दोनों तो न्यूक्लियस के ही अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है कि न्यूक्लियस के बाहर में, न्यूक्लियस में है, तो इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं, आरएनए और डीएनए को। तो आरएनए एंड प्रोटीन इसमें पाया जाता है। द न्यूक्लियोलस इज रिच इन rRNA, राइबोजोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इट इज साइट ऑफ राइबोजोम फॉर्मेशन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोजोम। यहाँ पर राइबोजोम का निर्माण होता है, इसलिए इसको राइबोजोम का फैक्ट्री कहते हैं। वहीं पर राइबोजोम सिंथेसिस होता है आरएनए और प्रोटीन होने के कारण। rRNA, tRNA और mRNA, tRNA को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं और mRNA को मैसेंजर आरएनए है। ऊपर की कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोजोमल आरएनए। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। यहाँ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए इसका जो है यहाँ पर कि ये डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियर पोर है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है रेड कलर का हमने बनाया थोड़ा छोटा, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो इंटरवाइंड मास है, आगे हम लोग करेंगे इसको, इसका डिटेल में, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। यहाँ जगह नहीं है तो क्रोमेटिन मटेरियल इसको बोलते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर है और अंदर में लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस है। और यहाँ पर जो है इसके मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल जो आगे हम लोग करेंगे जुड़ा हुआ रहता है, जो साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं होता, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
ये अटैच है इसके मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए राइबोसोमल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो राइबोसोम को रखता है, सरफेस का रफ हो जाता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस है। जब ये इंटरवाइंड मास जो होता है कंडेंस्ड, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोजोम, इसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं, जो कि सेंट्रोमियर नामक एक बीच का स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है दोनों। ये एक क्रोमोजोम है और इसी तरह एक और क्रोमोजोम आएगा तो सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स इसको बोलेंगे। ये सिंगल क्रोमेटिड है, ये सिंगल क्रोमोजोम है। तो ये पेयर में रहता है। तो हम लोग यही जब लपेटा हुआ भाग जब खुल जाता है तो सेल डिवीजन के अंतर्गत ये एक दूसरे में जुड़ करके ये हाईली कंडेंस्ड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये लंबा सा बनाता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिड चेंजेज इनटू क्रोमोजोम बोलते हैं। और ये अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। ये अलग होगा तो फिर ये सेंट्रोमियर से टूट के अलग हो जाएगा, एक दूसरे में जाके जुड़ता भी, इसका एक पार्ट दूसरे में जुड़ गया, दूसरा का अलग में, ये चेंज करता है। तो इसीलिए कैरेक्टर भी हम लोग का मिक्सअप होता है। तो क्रोमोजोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जो इसके अंदर डीएनए, इसका सेगमेंट है, यही डीएनए और इसके ऊपर जीन होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को पास आउट करता है। इसीलिए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये होता है क्रोमोजोम, ये डीएनए का सेगमेंट, डीएनए जो कि प्रोटीन और जो प्रोटीन का बना होता है आपका, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है आपका क्रोमोजोम। तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है ये क्रोमोजोम। आगे हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है न्यूक्लियस के बाद जो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि उसके अंदर का लिक्विड होता है। द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट ग्रैनुलर मैटर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप उसको हम लोग बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो इट इज अ स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में स्कैटर्ड किया हुआ जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कलर्ड बॉडी जो रहता है, इधर उधर जो एक धागे के जैसा लपेटा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, वही डीएनए है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरवाइंड, जो इधर उधर घुमा हुआ, बांधा हुआ, एक दूसरे में लपेटा हुआ मास ऑफ कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। दे आर एक्चुअली क्रोमोजोम्स, जो कि एकदम इंटरवाइंड, एक दूसरे में लपेटा हुआ, स्कैटर्ड है, जैसे तैसे बिखरा हुआ फॉर्म में है। इन देयर हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो क्रोमेटिन है मटेरियल जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना है। क्रोमोजोम ही होता है जो इधर उधर बिखरा हुआ है, इंटरवाइंड मास है जो एक दूसरे में लपेटे हुए धागे की जैसी जो आकृति है। दस क्रोमेटिन में बी डिस्क्राइब्ड एज द लूजली ऑर्गेनाइज्ड, लूजली इधर उधर जैसे तैसे बिखरा हुआ जो है ऑर्गेनाइज्ड डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो द क्रोमोजोम यानी डीएनए जो है इंटरवाइंड मास के रूप में जब प्रेजेंट है वही विजिबल होगा, वो हमको उसको बोलेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोजोम नहीं दिखता है। क्रोमोजोम जो होता है आर द रॉड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हाईली जब वो वहां से धागा खुलता है तो कंडेंस्ड फॉर्म में जो हमको दिखता है क्वाइल्ड होकर के, वो क्रोमोजोम बनाता है। सो द हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में रहता है। एंड क्रोमोजोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है उसी समय इस फॉर्म में हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में और क्वाइल्ड फॉर्म में जो क्रोमोजोम है उसको हम लोग देख पाते हैं जब सेल डिवाइड करता है, सेल के अंदर डिवीजन होता है तब। और ऐसे जो हम लोग को दिखता है बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ऐसे धागे के जैसा लपेटा हुआ, एक दूसरे में खुला हुआ, बिखरा हुआ और अनऑर्गेनाइज और लूजली पैक्ड के रूप में जो डीएनए का फॉर्म रहता है वो क्रोमोजोम है, वो क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है, वो उस तरह से रहता है। तो हम लोग ये न्यूक्लियस के बारे में खत्म किए। ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है। ये क्रोमोजोम का आर्म्स है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो क्रोमोजोम जो है वो हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है मे बी डिस्क्राइब्ड एज लूजली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए। जब लूज है तो क्रोमेटिन है, जब कंडेंस्ड और हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में आ गया तो वो क्रोमोजोम बन गया। Nucleolus is absent in case of the prokaryotic cell, whereas nucleolus is present in eukaryotic cell. Membrane-bound cell organelles are absent in prokaryotic cell. Prokaryotic cell में membrane-bound cell organelles नहीं होते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में membrane-bound cell organelles are present, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, कोई प्रेजेंट नहीं होता है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिशन और बडिंग के जरिए होता है। एसेक्सुअल मेथड है, इसमें टूट करके बनाता है बैक्टीरिया, या बडिंग के जरिए करता है, बड के जरिए ग्रो करता है। जबकि सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस या मियोसिस के जरिए होता है। उसको आगे हम लोग सेल डिवीजन करेंगे, अंतिम टॉपिक लास्ट में। और प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जितने भी तरह के बैक्टीरियल सेल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनका सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोस मीन्स न्यूक्लियस, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। जबकि हम लोग केस में ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस में यूकैरियोटिक सेल होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। पूरे कंटेंट को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का द्रव और साइटोप्लाज्म को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो मैट्रिक्स और ऑर्गेनेलिज, इसमें दो चीज होता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, द मैट्रिक्स एंड द ऑर्गेनेलिज। जो ग्राउंड सबस्टेंस है जो अंदर में होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और उसके अंदर बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जो अलग अलग काम के लिए होते हैं। और मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सबस्टेंस जो नीचे का पार्ट है वो मैट्रिक्स है, जो कि 90% वाटर है। The matrix and the organelle, the matrix contains water and proteins of high molecular weight। और प्रोटीन और वाटर का बना होता है मैट्रिक्स, और उसमें सेल ऑर्गेनेल जो है वो भी बिलोंग करते हैं, रहते हैं, और ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स है। सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करें तो टू कैरी आउट वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म द सेल हैज सम मेम्ब्रेन बाउंड सब माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। यानी कहता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का जो लिविंग कंटेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर 100 से भी ज़्यादा, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वहाँ पर होता है, और अलग अलग सेल ऑर्गेनेल डिफरेंट फंक्शंस को करता है। उस दौरान जो है कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, एंड दिस द सेल हैज द मेम्ब्रेन बाउंड सब माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स, एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। उनको हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है। यानी डबल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज ये तीन है। जबकि कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है जिससे ढका हुआ रहता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है। एक और सेल ऑर्गेनल है जो कि राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का वो सिंथेसाइज करता है राइबोसोम। उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण, और उसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, राइबोसोम्स। तो ये तीन प्रकार के सेल ऑर्गेनल हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन का, सिंगल मेम्ब्रेन का और नो मेम्ब्रेन का। हम लोग अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहला सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ER बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पहला सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER was discovered by Potter and Thompson in 1945। 1945 में पॉटर एंड थॉम्सन ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाता है ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ ये होता है। दिस कंटिन्यूअस मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम joins the nuclear membrane from inner side and plasma membrane on the outer side। ये एक नेटवर्क का फैला हुआ है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इसमें होते हैं, जो कि अंदर में न्यूक्लियस से लेकर के बाहर के
सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड एंड एबंडेंटली प्रेजेंट इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। उन सेल में ये जब सबसे ज्यादा होता है जहां जो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे लीवर सेल्स एंड पैनक्रियाज के सेल्स में। बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, और मैच्योर आरबीसी में भी नहीं होता है, वहां न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ईआर भी नहीं होता है, क्योंकि वहां हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स के अंदर रखना होता है। तो उसके स्पेस में, उसके साइटोप्लाज्म में ईआर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, मैच्योर आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। ईआर इज कंपोज्ड ऑफ, ईआर की अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात करें तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहला है सिस्टर्ने, यहाँ देख पा रहे हैं सिस्टर्ने, ये बहुत सारा सिस्टर्ने यहाँ रहता है। लॉन्ग फ्लैट एंड यूजुअली अनब्रांच, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कहीं पर भी कटा हुआ नहीं, अनब्रांच ट्यूबुल्स विच आर अरेंज इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी अरेंज है, ये सिस्टर्ने है, 1 2 3 4 ऐसे सिस्टर्ने बहुत सारा रहता है। उसके बाद है वेसिकल्स, ओवल और राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, नीचे छोटे छोटे, और वेसिकल्स उनको बोलते हैं। और ट्यूबुल्स, जो कि ट्यूबुल्स यहाँ पर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना है, ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस विच में बी कनेक्टेड विद सिस्टर्ने और वेसिकल्स, ये सिस्टर्ने से जुड़ा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बीच में लुमेन है उसका ओपनिंग, और ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा हम लोग जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम अगर उसके सरफेस पर अटैच हो गया तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। आरईआर एंड एसईआर 2 प्रकार का होता है। आरईआर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस सो लुक्स लाइक रफ। उसके सरफेस पर, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होता है, उसके कारण उसका सरफेस रफ हो जाता है और उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आरईआर हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट है तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसईआर होता है, इट इज विदाउट राइबोसोम्स, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, एंड अपीयर्स स्मूथ, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ दिखता है। एसईआर हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स, ये लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर का फंक्शन क्या है? तो ईआर का फंक्शन जो है, द ईआर प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मेन काम तो इसका है प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना, उसके सिंथेसिस में मदद करना। आरईआर प्रोटीन बनाता है और एसईआर लिपिड बनाता है। It also helps in the transport of materials from one part of the cell to another or between the cytoplasm to the nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये नेटवर्क बनाता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो बेसिकली इट इज अ सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट। उसके बाद जो है, एज इट इज हाईली फोल्डेड और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, जो फोल्डेड पार्ट होता है मुड़ा हुआ, तो उसके कारण जो है इट प्रोवाइड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बहुत सारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये फोल्डेड और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और उनके लिए ये सरफेस एरिया इंक्रीज सरफेस एरिया देता है ज़्यादा बढ़ा हुआ, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ये रिएक्शंस को कर सके। ईआर फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल का ये सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है जो बहुत सारे एक्टिविटी को ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी मदद करता है। ईआर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। ये एक और काम करता है जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनवाता है और उसके फॉर्मेशन में मदद करता है। डिफरेंस बिटवीन आरईआर एंड एसईआर हम लोग देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, इसलिए ये रफ दिखता है। एंड इट इज द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है। वेराइज
The smooth endoplasmic reticulum ACR appears smooth due to absence of ribosomes. इसके सरफेस पर ribosomes नहीं है and synthesizes lipids, enzyme and hormones का ये synthesize करता है, लिपिड फैट बनाता है. नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस में आरईआर का कोई रोल नहीं है, जबकि एसईआर फंक्शंस इन एंजाइम एंड हार्मोन के प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व रहता है. नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, राइबोसोम्स सी प्रोटीन बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं करता है. वेरी क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रूशियल रोल अदा करता है, स्पेशली इन लिवर सेल्स में. RER helps in the synthesis of protein, whereas the smooth endoplasmic reticulum helps in the synthesis of lipids. ये लिपिड्स बनाने में मदद करता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं. एंड द गोल्गी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 में. कैमिलो गोल्गी ने इसका खोज किया था, इसलिए उनके नाम पर इसको गोल्गी बॉडीज बोलते हैं. The Golgi complex is a membranous single membrane का structure which originates from the smooth endoplasmic reticulum. ACR से ये originate होता है, single membrane का ये structure है. It is formed of interconnected stacks of flattened membranous sacs called cisternae. इसमें भी है बहुत कुछ similar. इसका जो है आपका structure आप देखे होंगे वो endoplasmic reticulum से मिलता है. Besides cisternae, it also bears large vacuoles and cluster of small vesicles. इसमें cisternae, vacuoles and vesicles हैं. In plant cell, Golgi complex exists as freely distributed subunits of Golgi apparatus throughout cytoplasm. Plant cell में ये freely distributed Golgi body जो है उसके cytoplasm में रहता है and are called dictyosomes. और plant cells में Golgi bodies को dictyosomes के नाम से जानते हैं. अब function of Golgi body, तो फंक्शन जो है इसका इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये भी सिक्रीट करता है. ये पैकेजिंग का काम करता है. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है वहीं से, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस. ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. इट इज एसोसिएटेड विथ स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. और बहुत सारे सब्सटेंसेस को जो ये है ट्रांसपोर्ट करने में, पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. गोल्गी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. गोल्गी बॉडी जो है वो एक और सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, उसके फॉर्मेशन में मदद करता है. तो आगे हम लोग करेंगे लाइसोसोम. लाइसोसोम्स जो अगला सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम्स. Lysosomes were discovered by Christian D. Duve in 1955. 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने लाइसोसोम को खोज किया था. लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स. सेल का ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जो बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को हटाता है और सेल को क्लीन करता है. इस दौरान वो कभी कभी खुद को भी मार लेता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं. वो आगे हम लोग देखते हैं. So lysosomes are tiny spherical sac-like structures evenly distributed in the cytoplasm and is bounded by a single membrane. कह रहा है कि छोटा, बहुत छोटा, गोलाकार, हल्का छोटा बैग के जैसा ये स्ट्रक्चर है sac-like, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बधा हुआ रहता है. सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेली है. It encloses a dense stroma and a large vacuole. इसके अंदर एक घना सा स्ट्रोमा होता है और उसके अंदर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है. The vacuole contains about 50 powerful hydrolytic digestive enzymes which can digest most of the biological substances. क्योंकि ये क्लीन करने का काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को हटाता है, तो इसके अंदर, उसके वैक्यूल के अंदर जो है 50 से भी ज़्यादा बहुत ही शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि बहुत सारे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को जो सेल के अंदर उसके फंक्शन करने के दौरान जो बनते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो बेकार होते हैं, उनको वो हटाता है उस पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से. अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स जो है देखते हैं हम लोग. तो मेन काम तो इसका वही है कि
वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है, और ये एक तरह से क्लीन करता है शरीर सेल के अंदर जो भी सेल के फंक्शन के दौरान जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, या कोई सेल डैमेज हो जाता है या कोई ऑर्गेनेलिज भी डैमेज हो जाता है, उसको भी हटाता है ताकि वहाँ पर नया बन सके। तो पहला काम है लाइसोसोम डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल which enters the cell such as bacteria and virus with the help of digesting enzymes. In this way they protect the cell from infection. कारण कि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये प्रोटेक्ट भी करता है सेल को इन्फेक्शन होने से, और कोई बैक्टीरिया या वायरस फॉरेन पार्टिकल के रूप में एंटर करता है तो उसको वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उसको गला देता है, पचा देता है, हटा देता है। दूसरा है लाइसोसोम ऑल्सो रिमूव्स द worn out and poorly working cellular organelles by digesting them to make a way for their new replacement। जैसा हमने पहले भी बताया कि लाइसोसोम जो है वो रिमूव कर देता है जो घिस गए हैं सेल या वैसे ऑर्गेनेली जो बहुत डैमेज हुए हैं और बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, वो बहुत बेकार हो गए हैं, तो उनको पुअरली वर्किंग मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वैसे सेल ऑर्गेनेलिज को ये डाइजेस्ट करके हटा देता है, और ताकि उसके जगह पर नया रिप्लेसमेंट हो सके, नया फिर सेल ऑर्गेनेलिज बन सके। मान लीजिए राइबोसोम भी डैमेज हो गया, उसको हटा देगा, उसके जगह पर नया राइबोसोम बनेगा। वॉर्न आउट सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज को ये डाइजेस्ट करके हटा देता उस पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से, एंड अवे फॉर दियर न्यू रिप्लेसमेंट वो देता है। इन दिस वे दे रिमूव द सेल डिवेरिज, सेल के अंदर जो भी बेकार एक्स्ट्रा चीज और या जो कचरा के रूप में जमा हो गया है डैमेज होकर के, उसको हटा देता है। एंड आर ऑल्सो नॉन एज स्कैवेंजर्स एंड सेलुलर हाउसकीपर्स। और स्कैवेंजर्स मतलब हुआ कि जो मृत चीज़ों को, जो बेकार चीज़ों को खाता है और खा करके, जैसे गिद्ध वगैरह को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं कि वो क्लीन करता है, तो ये भी क्लीन कर देगा, हटा देगा उसको। और हाउस कीपर्स के रूप में सेलुलर हाउस कीपर्स, यानी सेल को मैनेज करने का काम करता है ये, इसलिए सेलुलर हाउस कीपर्स भी इसको बोलते हैं। एंड हेंस लाइसोसोम फॉर्म अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, और इस तरह से ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल बनाता है लाइसोसोम जो है। ड्यूरिंग अगला फंक्शन है ड्यूरिंग स्टार्वेशन लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स सच एज फैट्स एंड ग्लाइकोजन and supply the necessary amount of energy to the cell called autophagy। ये ऑटोफेगी का भी काम करता है, मतलब कभी कभी सेल के पास भोजन नहीं है, स्टार्वेशन में कमी है, सूखा पड़ा हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, सेल के पास भोजन नहीं है, तो सेल के अंदर जो स्टोर्ड फूड कंटेंट रहता है, थोड़ा बहुत जो भी स्टोर्ड फैट या ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर्ड फूड रहता है, एनिमल में जो भी फूड रहता है एक्स्ट्रा, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, उनको ये मतलब उनको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी उत्पन्न करवाने में भी मदद करता है, और उससे जरूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये प्रोड्यूस करवाता है। तो इसका एक ये भी काम है ऑटोफेगी का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं, तो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये आंसर है इसका, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, यानी ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल में किसी तरह का डैमेज हो जाता है, सेल को किसी तरह की प्रॉब्लम में होता है या मैल फंक्शनिंग होता है, सेल ठीक ढंग से काम नहीं करता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाता है। उस दौरान अगर ठीक से काम नहीं किया, प्रेशर बना, दबाव पड़ा, किसी भी कारण से डैमेज हुआ, तो लाइसोसोम ब्रस्ट कर गया। एंड लाइसोसोम में ब्रस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ब्रस्ट ही कर जाएगा, लेकिन जब फट जाता है उस कंडीशन में सेल डैमेज होने पर, तो उसके एंजाइम जो है वो बिखर जाते हैं सेल में, एंड द एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल, क्योंकि वो पावरफुल एंजाइम है तो खुद के सेल को ही खा जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हेंस लाइसोसोम अपने आप को ही खा लेता है, अपने सेल को ही डैमेज कर लेता है, सो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। लेकिन ये कभी कभी होता है, डैमेज जब सेल होता है तो सेल जो है डैमेज होने के दौरान लाइसोसोम फट जाता है, उसके एंजाइम्स जो है वो ब्रस्ट कर जाते हैं, और ब्रस्ट करने के बाद जो सेल है वो उसका एंजाइम उसको ईटअप कर लेता है, ईटअप द ऑन सेल, एंड सो इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम्स, जो हमारा सबसे छोटा स्ट्रक्चर है,
these are smallest non membraneless microscopic ribonucleoprotein particles। कह रहा है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। एकमात्र यही सेल ऑर्गेनेलिज है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। यहाँ लिखा भी होगा एज फॉर्म ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से ये बना होता है। कहाँ राइबोसोम बनता है? तो न्यूक्लियोलस के अंदर। याद कीजिए, पहले वीडियो में हमने बताया है इसी में कि राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियोलस के होने के कारण, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें बनता है। तो आरएनए और प्रोटीन से बना होने के कारण ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का ये पार्टिकल है, जो कि सबसे छोटा मेम्ब्रेनलेस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है तो बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल हम लोग के सेल के अंदर भी पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एस इसमें एक लगा हुआ है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम्स दो प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम्स आर टू टाइप। 70S राइबोसोम्स जो स्मॉलर आकार का होता है, विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। एंड 80S राइबोसोम्स दो प्रकार का है, 70S एंड 80S। 70S इज द स्मॉलर इन साइज, 80S इज द लार्जर इन साइज। 70S प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, वो स्मॉल है तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल में पाया जाता है। whereas the 80S राइबोसोम इज द लार्जर साइज एंड इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, हमारे सेल्स के अंदर, प्लांट्स के सेल्स के अंदर, फंगस के सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम्स पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ईच राइबोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ टू अनइक्वल कंपोनेंट्स। अब जो 70S है यानी स्मॉलर राइबोसोम है वो दो अनइक्वल कंपोनेंट से बना है। 70S में दो कंपोनेंट है, 50S और एक 30S, यानी 70S में 80 हो गया, 50 और 30 मिला के, तो अनइक्वल है, एक बड़ा है और एक छोटा है। जबकि 80S राइबोसोम में भी दो कंपोनेंट है, अनइक्वल है, एक 60S और एक 40S। तो 70S और 80S में 70S को आप समझिए कि वो 80 हो गया, 50 और 30 का कॉम्बिनेशन है, जबकि 80S जो है वो 100 हो गया, 60 और 40 का कॉम्बिनेशन है। तो 60S एंड 40S के सब यूनिट्स होते हैं, दो सब यूनिट्स में वो बटा होता है, 70S भी और 80S भी। 70S जो है वो 50S और 30S के सब यूनिट्स में बटा होता है, जबकि 80S राइबोसोम से होता है और 60S और 40S के सब यूनिट्स में बटा होता है। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल का वो प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है, राइबोसोम का एकमात्र यही काम है। अब आगे हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि सेल को जो भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो सेल के का जो अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, उसका सेल ऑर्गेनेलिज है, वही एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है क्या, ये देखते हैं हम लोग। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर in 1857 in muscle cells, but it was Benda who named them as mitochondria in 1898। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था 1898 में, लेकिन पहली बार डिस्कवर कॉलिकर ने किया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो डिस्कवर बेंडा ने किया था 1898 में। दीज आर स्मॉल, छोटा सेल ऑर्गेनेलिज तो छोटे होते ही हैं, तो ये भी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल तो नहीं, स्मॉल सबसे स्मॉल तो राइबोसोम्स था। दीज आर स्मॉल रॉड लाइक, रॉड के जैसा यहाँ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे थे, बनाया हमने, और स्फेरिकल बॉडीज, कहीं कहीं पर थोड़ा स्फेरिकल भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। एक सेल के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, 4, 5, 10, 20, 50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल कितना एक्टिव काम करता है। लीवर सेल्स, पैंक्रियास के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय ए डबल मेम्ब्रेन।
डबल मेम्ब्रेन का ये लेयर है, देख पा रहे हैं यहाँ एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन इसमें होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, whereas the inner membrane is highly folded, ये एकदम एक दूसरे के नजदीक आ गया है, फोल्ड किया हुआ है। इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। क्रिस्टी जो है फोल्डेड इसलिए रहता है कि ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम का वहाँ रिएक्शन हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस करने में सुविधा हो और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो, इसीलिए वो फोल्डेड होता है क्रिस्टे के रूप में। द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टे इज सिचुएटेड विथ, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रैकेट की, टेनिस के रैकेट की तरह, वो रैकेट जो होता है जिसे हम लोग खेलते हैं बॉल टाइप का, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। यहीं पर एटीपी के रूप में एनर्जी का सिंथेसाइज होता है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कह रहा है, यही कह रहा है कि द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टे इज सबस्टूडेड, उसमें जड़ में, उसमें जमा हुआ है, स्टूडेड मतलब उसमें जड़ से है, उसमें दिखता है, विथ न्यूमरस राउंड टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल। अगर आपसे ये थोड़ा सा हाईली एडवांस स्टडी हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, इतना तो एडवांस किताबों में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखता है, बट मैं थोड़ा आदत से मजबूर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को बहुत डीपली ले आता हूँ। तो ये जो F1 पार्टिकल है, यही एटीपी के रूप में एनर्जी सिंथेसाइज करने का प्लेस है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन कराने में मदद करता है और फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज होता है इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के पास, जो F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिनको ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। ये टेनिस के रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्रिस्टी के ऊपर सिचुएटेड रहता है, इनर क्रिस्टी के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमने रेड कलर से इसको बनाया, F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। These particles are involved in the synthesis of ATP, the energy currency of the cell, adenosine triphosphate के सिंथेसिस में ये F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स इन्वॉल्व होते हैं और एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मोस्ट क्रिस्टी के पास, और वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है एक बहुत ही विचित्र तरह का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो ही सेल ऑर्गेनेल जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, आरएनए भी होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड जो जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहता है, एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एबल टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। राइबोसोम होगा तो अपना खुद का प्रोटीन बना लेगा। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, और प्रोटीन बनाएगा तो रेप्लिकेट भी कर जाता है, अपने आप को कॉपी भी कर लेता है। हेंस दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, अपने कर लेगा क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और जिसके कारण ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहलाता है। क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षाओं में आता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, बिकॉज mitochondria has their own DNA, RNA and ribosomes which help them to replicate and make the protein. That's why it is called semi-autonomous organelles. अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर्ड रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो वही है फंक्शन में, वही हम लोग देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन जब जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो करके और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इनर मोस्ट क्रिस्टी के पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को बोलते हैं। द बॉडी यूजेज एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू
केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। बॉडी जो है इस एटीपी के रूप में जो सिंथेसाइज होता है एनर्जी, इस स्टोर्ड एनर्जी को वेरियस बॉडी की एक्टिविटी में इस्तेमाल करता है और मैकेनिकल वर्क इससे होता है। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के सारे एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड यही करता है, ये हमारा पावर हाउस है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रोवाइड इंटरमीडिएट, बीच का बनाता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक क्लोरोफिल जो बनता है उसके निर्माण में भी मदद करता है, स्टेरॉइड्स भी बनता है बॉडी में, पिगमेंट्स जो कलर आता है और साइटोक्रोम्स लाइक सब्सटेंस को बनाने में ये इंटरमीडिएट का रोल भी अदा करता है। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इनरमोस्ट क्रिस्टी है, इसमें अपना डीएनए है, इसमें अपना राइबोसोम है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। इसके ऊपर टेनिस रैकेट की तरह, टेनिस का रैकेट की तरह F1 पार्टिकल्स है जिसको हम लोग ऑक्सीजोम्स बोलते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। यहीं पर जो है आपका केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आगे अगला हम लोग जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो करेंगे वैक्यूल्स को देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग करेंगे प्लास्टिड्स। जो दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज है वो है वैक्यूल्स, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से ढका हुआ वैक्यूल्स भी होता है सेल के अंदर। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड कंटेंट फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है बैग लाइक, जो कि फ्लूइड फिल्ड द्रव से भरा हुआ या फिर सॉलिड कंटेंट फिल्ड भी हो सकता है, सॉलिड कंटेंट फिल्ड भी हो सकता है ये। और मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन से, फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स आर नॉन एज टोनोप्लास्ट। यहाँ देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है फ्लूइड फिल्ड, उसको हम लोग वैक्यूलर सैप या सेल सैप कहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड वैक्यूल्स इज कॉल्ड सेल सैप विच इज वाटरी सब्सटेंस, जो वाटर का बना होता है, कंटेनिंग सुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा इसके अंदर होता है, जो कि वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस को हम लोग सेल सैप या वैक्यूलर सैप बोलते हैं। उसके अंदर सुगर होगा, एमिनो एसिड्स होगा, प्रोटीन्स होगा, मिनरल्स, ये सब रखता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल आर स्मॉल साइज्ड। एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है, या किसी किसी में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन होता है तो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। व्हाइल इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज साइज्ड। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, सेंट्रल वैक्यूल बनाता है, इवन 50 से 90% तक बड़ा हो सकता है। और वैक्यूल का ही बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस जो है वो वन साइड या एक साइड वाइज प्लेस्ड रहता है, साइड में चला जाता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है, मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। टोटल सेल वॉल्यूम का 50 से 90% तक ऑक्यूपाई कर सकता है, इतना बड़ा प्लांट सेल में होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत वैक्यूल जो है बहुत छोटा होता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल्स का क्या कार्य है? तो दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। बेसिकली ये स्टोरेज ऑर्गेनेली होता है जो कि फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस को स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ये वैक्यूल का मेन फंक्शन है। उसके साथ साथ दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल होता है बहुत बड़ा, उसमें अगर वाटर भरेगा तो वो उसको फुल जाता है, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसमें टफनेस भी देता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जब जरूरत पड़े तो वो फुल भी सकता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है। उसके बाद इन एक्वेटिक एनिमल्स जैसे अमीबा है जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है वो वाटर स्टोरेज करता है और ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन करता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है विच मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो एक्वेटिक एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन वाटर बैलेंसिंग करने का काम करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है, ये उसको करता है।
और वैक्यूल्स स्टोर्स टेनिन्स। जैसे बहुत सारे प्लांट्स जैसे रबर प्लांट है या बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जिसमें टेनिन्स को स्टोर करता है। एल्कलॉइड्स जो कि गोंद वगैरह या बहुत सारे और भी चीज़ एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनको स्टोर करता है। एंड टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स, कुछ जहरीला चीज़ भी बहुत सारे जहरीले प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों में या उनके अंदर जो है वैक्यूल होता है उसमें ये स्टोर करके रखता है। एंड पॉइजन्स को भी स्टोर करके रखता है, वैक्यूल्स में ही स्टोर होता है। एल्कलॉइड्स है, टेनिन्स है, पॉइजन्स है, ये सब स्टोर करके रखता है टॉक्सिन्स को। और 10 वैक्यूल्स अवॉइड फीडिंग बाय एनिमल्स। और वैसे प्लांट के अंदर वो तीखापन होता है, वो टॉक्सिन्स रहता है, पॉइजन रहता है, वो स्टोर होता रहता है वैक्यूल्स में, तो वो उसको जानवर को खाने से बचाता है। जानवर खाता है तो उसको तीखापन लगता है, नहीं अच्छा लगता है, वो छोड़ देता है, उससे डर जाता है और उसको फीडिंग करने से रोकता है। इसलिए वैक्यूल्स इन सब चीज़ों को स्टोर करके, टॉक्सिन्स और पॉइजन्स को स्टोर करके एनिमल्स को चरने से या उनको खाने से बचाता भी है। एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वैक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्लांट और एनिमल सेल में होता है। ये भी एक सेल ऑर्गेनेलीज है। अब हमारा एक अंतिम सेल ऑर्गेनेलीज बचा है, वो है प्लास्टिड, और उसके बाद हम लोग करेंगे सेल डिवीजन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है प्लास्टिड्स। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंसेस। प्लास्टिड का काम क्या है, तो ये फूड सिंथेसिस में मदद करता है, भोजन बनाने में ये मदद करता है। प्लांट में के लिप्स में पाया जाता है क्लोरोफिल, एक टाइप का प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये भोजन बनाने में मदद करता है। इट कंटेन्स देयर ओन डीएनए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए है, आरएनए है, सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है एंड एंजाइम्स है। हेंस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। ये खुद भी इंडिपेंडेंटली अपने आप को प्रोटीन के जरिए बना सकता है, इसमें अपना डीएनए है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस इन नेचर है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, प्लास्टिड्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। कलर के आधार पर प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होता है। सिर्फ ग्रीन कलर वाला प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स होता है, इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। और पत्तियां भी में ये क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट के, तो उसी कारण ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण लिप्स आर अपीयर एज ग्रीन, लिप्स ग्रीन होती हैं और उन्हीं में फूड मैन्युफैक्चर होता है। दूसरे तरह का जो प्लास्टिड्स है वो है क्रोमोप्लास्ट। ये भी अदर देन ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। ग्रीन को छोड़ के बाकी कलर जो है, दिस प्लास्टिड्स आर मोस्टली येलो और रेडिश, पीला और लाल होता है इन कलर। क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स विच आर येलो और रेडिश इन कलर एंड आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये फ्लावर्स और फ्रूट्स में स्पेसिफिकली पाया जाता है, विच प्रोवाइड देम कलर टू देम। उनको कलर प्रोवाइड करता है। फ्लावर अगर ये रेड कलर का हो तो फ्लावर रेड होगा। क्रोमोप्लास्ट के कारण फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो तीसरे तरह का प्लास्टिड है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। विच स्टोर स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन देम। तो एक फंक्शन ये प्लास्टिड का ये भी होता है कि स्टोरेज में मदद करता है, जैसे हमने पहले देखा, सिंथेसाइज करता है, फूड सिंथेसाइज करता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, स्पेशली जिसमें स्टार्च, ऑयल्स, ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट। All the 3 plastids can change from one form to another. एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का जो मिर्च है आप देखते हैं वो लाल रंग में क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब क्रोमोप्लास्ट बन जाता है तो लाल कलर का हो जाता है। टमाटर भी ग्रीन कलर है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसका कलर चेंज करता है, इन कन्वर्टिबल प्लास्टिड है जिसके कारण वो रेड हो जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण वो रेड कलर का हो जाता है। तो प्लास्टिड्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब क्लोरोप्लास्ट उसमें से एक प्लास्टिड है, उसका जिक्र करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको 10th क्लास में पढ़ना होगा, थोड़ा सी जानकारी इसके लिए रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही, सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। दिस प्लास्टिड कंटेन ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कलरलेस एंड वाटरी ग्राउंड सबस्टांस। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक वाटरी सबस्टांस होता है कलरलेस, जिसको कॉल्ड स्ट्रोमा, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके ग्राउंड सबस्टांस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, स्ट्रोमा कंटेंस स्टार्च, इसमें स्टार्च होता है। यहाँ पर तो जिक्र है, ये हमने लिखना बंद छोड़ दिया था, यहाँ जगह थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, स्टार्च है। स्टार्च लिपिड ड्रॉपलेट्स यहाँ बनाया है। इस ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रोमा के अंदर स्टार्च होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स होता है, राइबोसोम्स होता है, डीएनए एंड फ्री राइबोसोम्स, यहाँ डीएनए भी और फ्री राइबोसोम्स भी होता है। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस ग्राउंड सबस्टांस जो है इतने सारी चीज रखता है, इसी जगह फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, उसका डार्क रिएक्शन होता है। आपको वहां पढ़ाया जाएगा, दो तरह का रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा, अब इसी स्ट्रोमा में जो है कि जो ये मैट्रिक्स है, इसमें आर सेवरल स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप मेम्ब्रेन लेयर्स कॉल्ड ग्रेना। और ये डिस्क शेप जो है कैरम बोर्ड का गोटी की तरह ये देख रहे हैं, मेम्ब्रेन लेयर्स होता है जिसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। प्लूरल में हम इसको ग्रेनम, ग्रेना प्लूरल में बोलते हैं, सिंगुलर है सॉरी, इसको हम लोग सिंगुलर में ग्रेनम बोलते हैं। एक ग्रेनम होता है, बहुत सारे ग्रेना यहाँ पर स्टैक्स माने एक के बाद एक अरेंज है, जिसका मेम्ब्रेन को हम लोग थाइलोक्वाइड्स कहते हैं। एंड द मेम्ब्रेन आर forming grana are known as thylakoids. And grana, ये जो grana है, stacks of grana is the site of light reaction in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जिसमें क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। ये लाइट रिएक्शन दो होता है जो कि ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं, इसमें डीएनए राइबोसोम है, ये मोर और लेस इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, which is important types of plastid which helps in the synthesis of food during the photosynthesis. उस दौरान ये मदद करता है। फंक्शन भी इसका वही है बेसिकली में, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन देम। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड का ये फंक्शन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिज को कंप्लीट किया, जो कि प्लांट सेल में सिर्फ प्लास्टिड पाया जाता है। फूड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेन साइट है यहाँ पर, जो है क्लोरोफिल होता है, एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लीव्स में, जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आगे हम लोग का ये लास्ट टॉपिक बचा है, वो है सेल डिवीजन। जो हम लोग का बचा है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सेल डिवाइड करता है तो नया सेल बनाता है, क्योंकि विर्चो ने भी, एडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में कहा था कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कि प्रत्येक नया सेल जो बनता है वो पहले से एग्जिस्ट से जो सेल है, पुरानी सेल से ही बनता है, सेल डिवीजन करके। तो सेल डिवीजन को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन जो है वो दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है उसमें एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, और वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी क्रोमोसोम का संख्या जो है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जब दो नया सेल बनेगा, डॉटर सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन हम लोग कहते हैं। जबकि मियोसिस जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या, जो डॉटर सेल होती है उसमें 4 सेल बनती है, और उसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाता है। पहले 46 था पेरेंट सेल में, अब 23 हो गया, वो आधा हो जाता है
तो उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस में 4 सेल्स बनता है, माइटोसिस में 2 सेल बनता है। ये डिफरेंस से हम लोग और आसानी से समझ में आएगा। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो डिफरेंस है, माइटोसिस को जैसा हमने अभी बताया कि इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, घटता बढ़ता नहीं है। जितना पेरेंट्स में था उतना डॉटर सेल्स में भी बनता है, आफ्टर डिवीजन भी उतना ही क्रोमोसोम रहता है और एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। जबकि मियोसिस में इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, द क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, आधा क्रोमोसोम हो जाता है, 40 से बढ़ के वो 23 ही रहता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 2 ही डॉटर सेल्स बनती है, डिवाइड करके एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है। जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 4 डॉटर सेल्स बनती है, एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाती है। 2 बार माइटोसिस होता है, एक बार डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, फिर एक और बार माइटोसिस होता है तो फिर वो 2 सेल बनाता है, तो टोटल 4 सेल बनता है। माइटोसिस में डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उतना ही डॉटर सेल में भी आफ्टर डिवीजन उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है माइटोसिस में। जबकि मियोसिस में डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल्स। क्रोमोसोम की संख्या सीधे आधी हो जाती है, घट जाती है। पेरेंट सेल्स में 46 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में 23 होगा। जो माइटोसिस है इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज। इससे नया सेल्स बनता है बॉडी में जितने भी जगह हम लोग, और ये नया सेल बना करके ग्रोथ करवाता है और इंजर्ड सेल्स को रिपेयर भी करता है, इंजर्ड टिश्यू को, ग्रुप ऑफ सेल्स को रिपेयर भी करता है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर करने का काम जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए होता है। एंड इट डिवाइड इन अदर बॉडी सेल्स, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके, जर्म सेल्स को छोड़ करके बाकी सभी सेल्स में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो माइटोसिस है। सोमैटिक सेल्स में, इसको हम लोग सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, सोमैटिक सेल्स में होता है ये, सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स ओनली। जबकि अगर हम बात करें मियोसिस का तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स। तो जो मेल गैमिट बनता है स्पर्म, उसमें भी 23 क्रोमोसोम रहता है, और जो फीमेल गैमिट बनता है ओवम, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहता है। तो इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या सीधे आधी हो जाती है और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसी कारण जब जाइगोट बनता है तो मेल का जो है स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और एग का 23 क्रोमोसोम फ्यूज करके ये टोटल 46 क्रोमोसोम बनाता है एक कंप्लीट जाइगोट में। और फीमेल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में 40 क्रोमोसोम होता है, यानी 23 पेयर्स। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में जो है आपका मियोसिस होता है जहाँ 4 सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, बॉडी का और जितने सेल्स है वहाँ पर बनता है और वहाँ 2 ही सेल्स बनते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस एंड सेल डिवीजन के बारे में ये हमने आपको यहाँ पर बताया। इस तरह से हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर क्लास 9th का पूरा कंप्लीट 1 शॉट में इसको कवर किया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।